नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दूसरे दिन भी प्रारंभ नहीं हो सका मूल्यांकन कार्य। मात्र 11 मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया मूल्यांकन कार्य। प्रथम चरण में 136 शिक्षकों की लगाई गई है ड्यूटी। गृह मूल्यांकन की बात को लेकर अड़ी रही शिक्षक शिक्षिकाएं। जबलपुर संभाग के मात्र बालाघाट जिले में ही हो रहा है केंद्रीय मूल्यांकन। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर पुलिस विभाग ने की कार्यवाही। अंबेडकर चौक में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में की गई कार्यवाही के दौरान 31 वाहनों को किया गया जब्त। 13,000 रुपये के काटे गए चालान। और दवाई लेने बालाघाट आ रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। वारासिवनी बालाघाट मार्ग में घटित हुआ हादसे में 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। अज्ञात वाहन ठोस मारकर हुआ फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और अब समाचार विस्तार से। 22 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला मूल्यांकन कार्य 23 अप्रैल को भी जिले में शिथिल ही दिखाई दिया। गुरुवार को मूल्यांकन कार्य में लगाए गए 136 शिक्षकों में से मात्र 11 ही शिक्षकों ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर मूल्यांकन कार्य में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में मात्र बालाघाट जिले में ही केंद्रीय मूल्यांकन कराया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। जबकि मूल्यांकन कार्य के दौरान कवरेज करने मीडिया कर्मियों को एक अधिकारी के द्वारा वापस लौटने को कहा और केंद्र से बाहर जाने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के चलते न केवल परीक्षाओं को स्थगित किया गया, बल्कि मूल्यांकन कार्य भी प्रभावित हुआ, जिसको लेकर विगत दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के हो चुके प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके परिपालन में बालाघाट जिले मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय को बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सेंटर बनाया गया है। लेकिन केंद्रीय मूल्यांकन कार्य को लेकर जिले के शिक्षक शिक्षिकाओं में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ देखी जा रही है, जिसका असर विगत 2 दिनों से मूल्यांकन केंद्र में देखा जा रहा है, जहां मूल्यांकनकर्ता आदेशों के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा गृह मूल्यांकन कार्य किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल से मूल्यांकन केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में मूल्यांकन केंद्र प्रभारी लक्ष्मी चंद मानवटकर के नेतृत्व में कक्षा 10वीं के गणित, विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होना था, जबकि कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाना था, जिसमें कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए 59, विज्ञान विषय के लिए 50, व्यावसायिक के लिए 5, कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के लिए 22 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन गृह मूल्यांकन की मांग को लेकर बुधवार सहित गुरुवार को भी मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या नगण्य रही, जिसमें मात्र कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के लिए 11 मूल्यांकनकर्ताओं ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि पहले तो इन 11 मूल्यांकनकर्ताओं ने मूल्यांकन कार्य करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह पुनः मान गए। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी लक्ष्मीचंद मानवटकर की माने तो कुछ शिक्षक प्रातः के समय मूल्यांकन केंद्र पहुंची थी, लेकिन गेट से पुनः वापस चले गए, जबकि 11 मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा केंद्रीय और गृह मूल्यांकन दोनों ही कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। बालाघाट जिला ग्रीन जोन है, जिसके चलते यहाँ केंद्रीय मूल्यांकन कराया जा रहा है। जो कुछ लोग आए थे मूल्यांकन करने, लेकिन वो गेट के पास रहे और फिर वो चले गए। आपस में जो बातचीत की उन लोगों ने, उसके बाद वो लोग चले गए और जो लोग आकर रूम के अंदर बैठे हैं वो मूल्यांकन कर रहे हैं। सर, कितने लोगों की संख्या है मूल्यांकन करने वालों की? जो मूल्यांकन कर रहे हैं अभी वो 12वीं हिंदी विषय का मूल्यांकन चल रहा है और उसमें 11 लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। सर, ऐसी कुछ जानकारी जो जैसे 2 दिन से लग रही थी कि कुछ शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है मूल्यांकन केंद्र घरों में बनाए जाने को लेकर, जैसे अन्य जिलों में रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन से आपका क्या निर्देश? वो शिक्षक मुझसे भी कह रहे थे कि जो सुबह 11 बजे जो शिक्षक आए थे वो मुझसे भी यही उन्होंने कहा कि हमको सर घर के लिए कॉपियाँ दी जाए, घर की कॉपी दी जाए। वो घर के लिए काफ़ी मांग रहे थे, गृह मूल्यांकन करना चाह रहे थे।
तो क्या ऐसे जिला प्रशासन के या प्रशासनिक तौर पर आदेश हैं? किस संबंध में? गृह मूल्यांकन को लेकर गृह क्या मूल्यांकन अब तक अभी प्रशासन रुक ना रहा है? नहीं, वो क्या, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा माध्यमिक क्या शिक्षा निर्देश? मंडल के आदेश दोनों ही तरह के हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो आदेश है उसमें दोनों ही तरह के आदेश हैं, और जो जिला ग्रीन जोन में है वहाँ पर केंद्रीय मूल्यांकन भी किया जा सकता है, ऐसा आदेश है। सर, बालाघाट जिले को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है क्या? बालाघाट जिला तो ग्रीन जोन में है। तो है, घोषित हुआ क्या? मेरा सवाल ये है, घोषित हुआ क्या? अब ये जहाँ तक मुझे मालूम है ग्रीन जोन में है बालाघाट जिला। ज्ञात हो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा मूल्यांकन कार्य को संपादित कराए जाने के लिए इसके पूर्व 2 अलग अलग निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद से मूल्यांकन कार्य को लेकर अलग अलग मत भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 16 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके तहत 22 अप्रैल से प्रदेश में गृह मूल्यांकन कराए जाने की बात कही गई थी, जबकि पुनः 18 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि 20 अप्रैल के पश्चात ग्रीन जोन में वर्गीकृत जिले जिसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाए गए हैं, ऐसे जिलों में जिला कलेक्टर कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की समग्र रूप से समीक्षा उपरांत यदि केंद्रीकृत मूल्यांकन कराए जाने हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाती हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए मंडल प्रशासन से विचार विमर्श के बाद केंद्रीकृत मूल्यांकन संबंधी अंतिम निर्णय ले सकेंगे, जिसके तहत जिला प्रशासन के द्वारा मूल्यांकन कार्य को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाकर केंद्रीय मूल्यांकन कराए जाने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इधर गुरुवार को भी प्रारंभ नहीं हो सके मूल्यांकन कार्य को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र लटारी के द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्राचार किया है। गुरुवार को पुलिस विभाग ने नगर के अंबेडकर चौक में कार्यवाही करते हुए लगभग 31 दुपहिया वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की, जिनसे 13,000 रुपये का चालान भी वसूला गया। नगर पुलिस अधीक्षक की माने तो लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई कुछ रियायत के चलते अधिकांश लोग अनावश्यक रूप से नगर में घूम रहे हैं, जिसके तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं वाहनों को यातायात थाने में खड़ा कराया गया है। लॉकडाउन के दौरान नगर में बेवजह घूम रहे लोगों पर 23 अप्रैल को पुलिस ने सख्ती बरती। इस दौरान पुलिस ने नगर में दोपहिया वाहनों से घूम रहे वाहन चालकों को रोककर पहले तो उनके घूमने का कारण पूछा और स्पष्ट जवाब न मिलने के बाद वाहनों को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस विभाग ने लगभग 31 वाहनों को जब्त कर यातायात थाने में खड़ा किया और चालानी कार्यवाही कर छोड़ दिया। ज्ञात हो कि 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जबकि बालाघाट जिला ग्रीन जोन में शामिल है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ जरूरी रियायतें दी हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं में भी प्रशासन ने छूट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए वाहनों से नगर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत गुरुवार को जिला प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों ने नगर में अंबेडकर चौक में वाहनों को जब्त कर चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया। अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसडीएम केसी बोपचे, सीएसपी सुमित केरकेट्टा मौजूद रहे, जहां अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान वाहनों से घूम रहे लोगों को रोककर उनसे पहले तो पूछताछ की और आवश्यक दस्तावेज न होने या अनुमति न होने पर कार्यवाही को अंजाम दिया। सीएसपी सुमित केरकेट्टा की माने तो लॉकडाउन के दौरान नगर में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं के तहत घूम रहे हैं, जबकि कुछ लोग बिना अनुमति के ही नगर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। 20 तारीख के बाद से कई जैसे कृषि विभाग हो गया और निर्माण कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए छूट दी गई है, जिस कारण से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। मुख्य उद्देश्य चेकिंग पॉइंट लगाने का यही है कि जो गाड़ियां हैं जो उन पर लगातार नज़र रखी जा सके, ताकि जो अनावश्यक कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके, ताकि कम से कम संक्रमण हो, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूम रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। अच्छा सर, अभी कितने ऐसे वाहन हैं जो जब्त किए गए हैं और क्या कारण रहा है? मुख्यतः यही कारण रहा है जो जिनको छूट दी गई है, ऐसी व्यवस्थाएं जैसे कि अपनी मेडिकल हो गई, किराना हो गई, और शासकीय कर्मचारी जिनको छूट प्राप्त है, जिनके पास वैलिड पास है,
जिनको शासकीय या मेडिकल व्यवस्था वालों द्वारा जारी किया गया है। यदि इनके अलावा, इन पासों के अलावा कोई व्यक्ति बिना पास के या अनुचित कारण के अगर घूम रहा है तो उन्हीं पे ही कार्रवाई की गई। अच्छा सर, किस प्रकार की कार्रवाई होगी जो वाहन इन जब्त पे किया? अभी फ़िलहाल तो मोटर व्हीकल की कार्रवाई होगी और अग्रिम अगर आदेश होते हैं तो इन पर वैधानिक कार्रवाई जो IPC की धाराएं में होगी उनमें भी की जाएगी। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम गर्रा टोल नाके के पास गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं अज्ञात वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम मोहगांव निवासी 19 वर्षीय युवक सचिव भौजार गुरुवार की सुबह अपने परिजन के लिए दवाई लेने के लिए मोहगांव से मोटरसाइकिल से बालाघाट के लिए निकला था। जब वो सुबह लगभग 6 बजे बालाघाट के पास स्थित गर्रा टोल नाके के पास पहुंचा, तभी एक अज्ञात वाहन द्वारा उसके वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही सचिन की मौत हो गई। वहीं घटना के तत्काल बाद चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। इसी बीच वारासिवनी पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक चंद्रशेखर अपनी नाइट ड्यूटी खत्म कर वापस बालाघाट लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क पर मृत अवस्था में पड़े हुए युवक को देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल वारासिवनी पुलिस थाने पर फोन कर घटना की जानकारी दी, जिस पर वारासिवनी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थल पर पंचनामा कार्यवाही करने के बाद शव को शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी में लाकर फ्रीजर में रख दिया। इस दौरान पुलिस को मृत युवक की तलाशी में उसका पता मिलने पर उसके परिजनों को सूचित किया गया और फिर उसके परिजन वारासिवनी पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने परिजनों को मृतक युवक का शव सौंप दिया। पुलिस घटना की विवेचना कर दुर्घटना कारित करने वाले अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। पवित्र माह रमजान के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में समाज के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान रमजान माह में किए जाने वाले सार्वजनिक आयोजनों को रद्द करने की अपील की गई, जिस पर सामाजिक जनों ने प्रशासन की इस अपील को सहर्ष स्वीकार भी किया। आयोजित की गई बैठक के दौरान कलेक्टर दीपकारी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित केरकेटा, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी विजय परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा, सुंदर अंजुमन बालाघाट मुन्ना भाई मंसूरी, जामिया नूरिया मदरसा से मौलाना हबीब नूरी, पूर्व वक्फ अध्यक्ष अनीस मेयन सहित सभी मुस्लिम समाज के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगामी आदेश तक लॉकडाउन का इसी तरह से पालन करने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, रमजान शरीफ में आयोजित होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रम को रद्द किए जाने की अपील की, जिस पर समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने सहमति जाहिर करते हुए शासन प्रशासन से मिले दिशा निर्देशों को अमल में लाने की बात कही है। इस दौरान शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने कहा कि रमजान शरीफ का यह महीना अनेक नेमतों, फजीलतों और बरकतों का महीना है, जो 25 अप्रैल से शुरू होगा। इस महीने में तरावीह की नमाज काफ़ी अहमियत रखती है। तरावीह की नमाज हर मुसलमान पर सुन्नते मुक़द्दा है, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ज़िले के तमाम मुस्लिम आवाम से रमज़ान शरीफ का एहतराम करने, इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, रोज़ा, सदका, ज़कात, खैरात व ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने को कहा है। उन्होंने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए सामूहिक तौर पर किए जाने वाले सभी आयोजनों को रद्द करने और लॉकडाउन का पालन करने सहित सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की है। सामाजिक बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस है, इसे सभी लोग बैठे रहें और मुस्लिम नौजवान नमाज के बाद सड़कों पर न निकलें। रमज़ान मुबारक का मज़हब इस्लाम में अपनी एक अहमियत और फजीलत का हामिल है और इसकी फजीलतें और इसकी बरकतें, रहमतों से हम आप हमारा माशरा खूब अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। रमज़ान मुबारक में ख़ासकर जो तरावी की नमाज का जो अहतमाम किया जाता है वो एक अहमियत की हामिल होती है वो नमाज, और इस्लामी नुक्ता नज़र से नमाज तरावी जो है ये हर मुस्लिम मर्द औरत आकिल बालिग पर सुन्नत मुअक्कदा नमाज है, यानी पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है और पढ़ते भी है और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि अभी पूरी दुनिया और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा MP और जो भी कोरोना वायरस को लेकर के जो हालात चल रहे हैं, इस सिलसिले में आज हम लोग कंट्रोल रूम में प्रशासन के साथ में तबादला ख्याल के लिए आए थे और माशाल्लाह जैसे भी
अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह रमज़ान उल मुबारक में भी चलेगा। अब यही दरख्वास्त है हमारे अपने मिल्ली भाइयों से कि रमज़ान में इफ्तारी है और सहरी है, नमाज तरावी है। इसमें जैसे अभी तक हमने शासन प्रशासन का साथ दिया है और सहयोग किया है, इसी तरीके से हम करें और इसमें इफ्तार पार्टियों से गुरेज करें, शहरी पार्टियों से गुरेज करें। नमाज तरावी के बाद में बहुत से हमारे नौजवान बच्चे सैर व तफरी के लिए रोडों पे निकल जाते हैं, इससे गुरेज करें। इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। अभी असल में इसकी मुसीबतें हम लोगों ने देखी नहीं है, इसलिए इसको समझ नहीं रहे हैं। मैं खासकर अपने मुस्लिम नौजवान बच्चों से जो इलाके में बहरा रवी करते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि और अपील भी करता हूँ, मैं दबाना अपील करता हूँ कि इसमें हमारा आपका फ़ायदा है। जबकि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष शेख सुभान उर्फ मुन्ना मंसूरी ने बताया कि रमज़ान शरीफ की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी। इस माह मुबारक में हमने प्रशासन से कुछ सहूलियत मांगी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सहूलियत देने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सहूलियत देने की बात कही है। हम शासन प्रशासन के साथ हैं। हमारी अपील है कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, अपने घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और लॉकडाउन का पालन करें। जी, आज बैठक में कलेक्टर साहब एसपी साहब थे और प्रशासन के लोग थे, उनके साथ में बैठक हुई। तो इसमें हमने कुछ उनसे सहूलत मांगी थी कि जैसे अभी हम लोग 5-5 लोग हर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो रमज़ान में हमें जो है कुछ सहूलतें दी जाए, क्योंकि अपने शहर में ये संक्रमण नहीं है इस वजह से। लेकिन उन्होंने इससे साफ मना कर दिए कि भाई जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए और अभी किसी किस्म की कोई सहूलतें अभी नहीं दी जाएंगी। 3 तारीख के बाद बाकी बातें की। तो अभी क्या अपील करना चाह रहे हैं, कब से रमज़ान चालू हो रहे हैं और क्या समाज से बोलना चाहेंगे? रमज़ान इंशाल्लाह 25 तारीख से चालू हो जाएंगे और हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि अभी जैसी नमाज़ें जो है अपने घरों में 5 टाइम की और जुमे की अदा कर रहे हैं, तो वैसे ही रमज़ान में तरावियाँ और बाकी नमाज़ें घर में ही अदा करें। 22 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विशाल बिसेन ने एक तथाकथित राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल के एडिटर एंकर अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध अपराध दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर एक पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र कोतवाली थाने में पहुंचकर प्रेषित किया। शिकायत को लेकर जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि 21 अप्रैल को एक राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल के एडिटर एंकर अर्णव गोस्वामी ने पूछता भारत के नाम से एक डिबेट कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम में पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई एक घटना, जिसमें भीड़ द्वारा 2 साधुओं और उनके वाहन चालक की हत्या के मामले पर चर्चा की गई थी। कार्यक्रम में अर्णव गोस्वामी ने चैनल पर चर्चा और प्रसारण के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंध में बेहद आपत्तिजनक शब्दों, संकेतों और हाव भाव का उपयोग किया है। अर्णव गोस्वामी के द्वारा जन्म स्थान, धर्म, जाति, भाषा, वंश के आधार पर वैमनस्यता फैलाने का कार्य किया गया है। इस कार्यक्रम में अर्णव गोस्वामी द्वारा धर्म के आधार पर देश की जनता को भड़काने का कार्य किया गया है, साथ ही एक महिला को अपमानित किया गया है। इसलिए इस व्यक्ति और प्रसारणकर्ता संस्थान के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही की जानी चाहिए। चूंकि इस चैनल का प्रसारण बालाघाट जिले में भी होता है और इस कार्यक्रम के प्रसारण से जिले की जनता के समक्ष भी दुष्प्रचार कर दुर्भावना उत्पन्न करने और आम जनमानस को भड़काने का काम किया गया है, इसलिए बालाघाट जिले में भी अपराध दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक टीवी के एंकर के द्वारा 21 तारीख को एक कार्यक्रम में, विस्तार भारत कार्यक्रम में, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत ही अभद्र तरीके से टिप्पणियां की गई। ऐसी तरीके से टिप्पणियां की गई जिसमें देश में वैमनस्यता का माहौल बने, और एक प्रकार से जो टिप्पणी अर्णव गोस्वामी की, उससे महिला का अपमान तो हुआ ही है, एक राजनीतिक दल का भी अपमान हुआ है, देश की अस्मिता का भी अपमान हुआ है, नारी शक्ति का भी अपमान हुआ है, और देश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियाँ की उससे जातिगत और धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयास किया है। इस मामले को लेकर मैं बालाघाट थाना में एक अपराध पंजीबद्ध कराने हेतु आवेदन देने आया था, परंतु यहाँ के थाना प्रभारी विजय सिंह परस्त ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि भाई ये बड़े लेवल का मामला है, एसपी लेवल या उससे ऊपर लेवल का मामला है, तो मैं आवेदन नहीं दे सकता। तो फिलहाल तो मैं एसपी ऑफिस, ये आवेदन मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई है, मैं एसपी ऑफिस अभी आवेदन जमा कराने जा रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। चूँकि प्रसारण पूरे देश में हुआ है, हमारे बालाघाट शहर में भी हुआ है, बालाघाट जिले में भी हुआ है,
इसलिए अपराध यहाँ भी घटित हुआ ये माना जाना चाहिए और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है बालाहाट कोतवाली में भी अपराध पंजीबद्ध जो है वो किया जाना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में बालाघाट नगर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाने वाले कोरोना योद्धाओं ने 22 अप्रैल को नगर के विभिन्न चौक चौराहों, वार्डों, सड़कों सहित वार्ड नंबर 32, 33 व 28 को फॉगिंग और स्प्रिंकलर मशीन से कीटाणुनाशक सैनिटाइज किया। भाजपा कोरोना वॉरियर्स और नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम लगातार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जहां आज नगर के वार्ड क्रमांक 32, 33 और 28 को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया है, तो वहीं आगे भी शेष बचे हिस्से और वार्डों को इसी प्रकार सैनिटाइज करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जबकि भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए छिड़काव इसी प्रकार किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कोरोना वॉरियर्स भी इस संक्रमण मुक्ति अभियान में जोशो खरोश के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से घरों में रहने की और सामाजिक दूरियां बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की प्रेरणा से पूरे बालाघाट नगर को सैनिटाइज करने का जिम्मा लिए हैं। आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 32, 33 और 28 के अनेक हिस्सों में सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आप सिर्फ घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी एडवाइजरी हमारी केंद्र सरकार ने जारी की है उस सब का पालन करके कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोग बचे रहें। और इसी तरह से हमारी नगर पालिका परिषद के भी हम उन कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार इस सैनिटाइजिंग के काम में लगे हुए हैं और सफाई के कार्य में भी इस विपरीत परिस्थिति में लगे हुए हैं। हमारे सभी ये कोरोना वॉरियर्स योद्धा भी इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं और ये लगातार जब तक बालाघाट शहर पूरी तरह सैनिटाइज नहीं हो जाएगा तब तक हमारी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। और हमारी यही लोगों से अपील है कि आज बालाघाट नगर में हमारे पास एक बहुत अच्छा नेतृत्व गौरी भाऊ के रूप में जो हर चीज की चिंता, हर विषय की चिंता कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग घर पे रहें, घर पे रहें, घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का। इस अवसर पर भाजपा कोरोना वॉरियर्स दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, राहुल बिसेन, अरुण तुरकर, महेंद्र रामटेक्कर, अजय सुखदेवे, राजहरिन खेड़े और अखिलेश चौरे समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में एक बहादुर सिपाही की भूमिका निभाई। लॉकडाउन के दौरान जहां जिला मुख्यालय सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाए जाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं जिले के सुदूर ग्रामीण नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाकों में हॉक फोर्स सहित जिला पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें सामग्री उपलब्ध करा रही है। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर हाट बाजारों को लगाने पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजमर्रा की सामग्री नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा ही मामला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लांजी के ग्राम मातला से सामने आया है, जहां ग्राम में लॉकडाउन के चलते हाट बाजार न लगने के कारण दैनिक उपयोगी सामग्रियों की राह तक रहे ग्रामीणों की हॉक फोर्स के जवानों ने मदद की। इस दौरान हॉक फोर्स मछुरदा कैंप के अधिकारी व जवानों ने अपनी स्वेच्छा से राशि जमा कर ग्राम मातला पहुंचकर ग्रामीणों को दैनिक उपयोगी वस्तुओं सहित राशन की सामग्री प्रदान की। इस दौरान हॉक फोर्स के सहायक सेनानी उदय भान बागरी, उप निरीक्षक भारिक मोबीन आजमी, उप निरीक्षक अनुपम दुबे सहित अन्य उपस्थित रहे। वाराणसी नगर से लगी ग्राम पंचायत तुमाड़ी में 23 अप्रैल की सुबह जंगली सुअर के हमले से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मर कायम कर शव का पीएम करा, शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुमाड़ी निवासी इंद्रपाल मडावी अपने 3 मित्रों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। लगभग 6:30 बजे जब वो कोपे से लगे जंगल के पास राजस्व क्षेत्र में स्थित तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी उसका पालतू कुत्ता झाड़ियों की ओर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे इंद्रपाल को शक हुआ। जैसे ही इंद्रपाल उसकी तरफ बढ़ा तो झाड़ियों में मौजूद विशालकाय जंगली सूअर ने इंद्रपाल पर हमला कर दिया, जिससे इंद्रपाल बुरी तरह घायल होकर मौके पर ही गिर गया। वहीं इंद्रपाल पर हमला करने के बाद जंगली सूअर मौके से भाग गया। कुछ मिनटों में घटित हुई इस घटना से इंद्रपाल के 3 दोस्त भयभीत होकर रोने लगे। वहीं रक्त रंजित अवस्था में पड़े इंद्रपाल को तालाब की ओर लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से इंद्रपाल की सांसें थम चुकी थी।
घटना से सहमे इंद्रपाल के दोस्तों ने हिम्मत कर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम और वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए वारासिवनी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक इंद्रपाल का शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वीरेंद्र, क्या घटना हुई है आपके गांव में? सर ये सुबह सुबह निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। कौन निकला था? ये इंद्रपाल मड़ावी और इसके साथ और 3 लड़के थे गांव के। अच्छा। डेली का रूटीन था इनका जाने का, तो आज पता नहीं थोड़ा ज़्यादा अंदर तक निकल गए तो और सुअर ने इन पे हमला कर दिया। जंगली सुअर ने और 3 लोग चारों पे दौड़ी, लेकिन ये पकड़ा गया। अच्छा, तो इंद्रपाल को घायल कर दी? मतलब जबरदस्त तरीके से। तो इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। कितने किस जगह की घटना है ये? तुमाड़ी और कायदी के जंगल के बीच की बात है। तुमाड़ी और कायदी के जंगल के बीच की बात। तो ये लोग रोजाना की तरह घूमने गए थे? हाँ, रोजाना की तरह जाते हैं। हाँ, बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि इनके साथ एक कुत्ता भी था। हाँ, जब एक कुत्ता था, फिर वो कुत्ता ज़्यादा बड़ा नहीं था तो वो सुअर से भाग गया डर के मारे। बाकी ये पकड़ा गया। तो सुअर ने इंद्रपाल के अलावा 3 जो अन्य लोग थे उन पर भी हमला किया? वो भाग गए, वो लोग इधर उधर, एक के पीछे दौड़ी हुई के पीछे। ये पकड़ा गया। इसकी जानकारी फिर फॉरेस्ट विभाग भी आया था। पूरे देश में तालाबंदी के चलते अप्रवासी मजदूरों में अपने गृह ग्रामों की तरफ कूच करने की होड़ सी मच गई है। हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर लोग अपने गांव पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में भी संक्रमण फैलने को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर ग्राम में ही किसी शासकीय भवनों में ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल अभी तक जिले में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है, जो जिले वासियों के लिए सुखद खबर है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर के जंगलों में काम करने गए जिले के 23 मजदूर लॉकडाउन के चलते पैदल ही अपने गृह ग्राम की ओर निकल पड़े, जो पिछले दिवस बालाघाट जिले की सरहद के चेक पोस्ट रजेगांव पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अमले द्वारा उनकी जांच के बाद वाहन द्वारा जनपद पंचायत परसवाड़ा गत रात्रि में पहुंचाया गया, जिनके ठहरने और रात्रि भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत परसवाड़ा द्वारा की गई। वहीं दूसरे दिन भी सुबह भोजन के बाद सभी 23 प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को पंचायत द्वारा वाहन की व्यवस्था करते हुए उनके गृह ग्राम पहुंचाया गया, जिनमें अहमदपुर, उड़दना, कनई, टिकरिया, सलघट और खुरमुंडी के मजदूर थे, जिन्हें बारी बारी से उनके ग्राम पहुंचाया गया। इस दौरान परसवाड़ा ग्राम पंचायत के सचिव योगेश हिरवानी ने बताया कि उन्हें बुधवार की रात्रि में खबर मिली कि चंद्रपुर से पैदल रजेगांव पहुंचे 23 मजदूरों को बस द्वारा परसवाड़ा लाया गया है, जिसके बाद उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देर रात तक सभी के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई। साथ ही सुबह भोजन के बाद उनकी जांच करवाकर उनके ग्रामों में क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई, जिसमें ग्राम पंचायत परसवाड़ा के सरपंच रमेश धुर्वे, रोजगार सहायक अनिल त्रिवेदी सहित उनकी टीम का सहयोग रहा। वहीं सचिव का कहना है कि वे निरंतर अपने कार्यों पर डटे हुए हैं और आगे भी इसी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। योगेश हिरवानी, ग्राम पंचायत परसवाड़ा सचिव। ये जो कल मजदूरों को लाया गया है, कितने मजदूरों को लाया गया? इसमें टोटल 23 मजदूर हैं जो चंद्रपुर से यहाँ तक आए हैं और लोकल ग्राम पंचायतों के हैं, जैसे कनई के जी और उड़दना के, अहमदपुर के, खुरमुंडी, टिकरिया के हैं जी। तो रात्रिकालीन यहाँ आए तो उनको हमारे पंचायत परिवार द्वारा कमरे में रखा गया और रात्रि में भोजन कराया गया और सुबह भी उनको भोजन करवा रहे हैं। अभी कब तक यहाँ पर व्यवस्था रहेगी उनकी? आज तो यहाँ भोजन कराने के बाद में जी उन्हें उनके ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव को सौंप दिया जाएगा, जो क्वारंटाइन में उन्हें 14 दिन तक रखेंगे अपनी अपनी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में। कितने लोग हैं? टोटल 23 लोग हैं और ग्राम पंचायत परसवाड़ा जब से लॉकडाउन हुआ है, ये सभी ग्रामों के मजदूरों को उनके ग्राम पहुंचाकर उन्हें शासकीय भवनों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है, जहां पर ग्राम पंचायत की देखरेख में उन्हें रखा गया है, जो कि 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। इसके बाद ही संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आने पर ही अपने घरों को वे प्रस्थान कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान वे प्रशासनिक अमले की देखरेख में ही रहेंगे, जहां पर ग्राम के आशा और एएनएम के द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी।
इस दौरान क्वारंटाइन किए गए किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो संबंधितों के द्वारा तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित किया जाएगा। इस दौरान क्वारंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखने की सलाह दी गई है। वहीं बताया गया है कि 14 दिनों के बाद एक बार सभी क्वारंटाइन किए गए लोगों का चेकअप किया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई पड़ने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। बीटीवी के नन्हे दर्शक आरुष गुप्ता का 23 अप्रैल को दूसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा अंकित, मम्मी रुचि, दादा प्रकाश, दादी सीता एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आरुष। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दूसरे दिन भी प्रारंभ नहीं हो सका मूल्यांकन कार्य। मात्र 11 मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया मूल्यांकन कार्य। प्रथम चरण में 136 शिक्षकों की लगाई गई है ड्यूटी। गृह मूल्यांकन की बात को लेकर अड़ी रही शिक्षक शिक्षिकाएं। जबलपुर संभाग के मात्र बालाघाट जिले में ही हो रहा है केंद्रीय मूल्यांकन। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर पुलिस विभाग ने की कार्यवाही। अंबेडकर चौक में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में की गई कार्यवाही के दौरान 31 वाहनों को किया गया जब्त। 13,000 रुपये के काटे गए चालान। और दवाई लेने बालाघाट आ रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। वारासिवनी बालाघाट मार्ग में घटित हुआ हादसे में 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। अज्ञात वाहन ठोस मारकर हुआ फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।